Hey guys, welcome to our YouTube channel WB Solution by Giri Sister. So today we are going to start acids, bases and salt. हमारा चैप्टर है 4.4। आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो अम्ल यानी कि एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के सोर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। हम सभी जानते हैं कि अम्ल के कारण ही दही, नींबू, इमली, सिरका, ये सब क्या है, कच्चा आम बोलिए, ये सब खट्टा, जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो भोजन पचाने के लिए हमारे शरीर में भी हम लोग ये सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन को पचने में सहायक करता है, सहायता देता है। उसी तरह से क्या है कि जब ज़्यादा एसिडिटी मीन्स ज़्यादा जब एसिड की उत्पत्ति होने लगती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमें क्या कैसा फील होता है? खट्टा डकार आता है, हमें एसिडिटी फील होता है, हमें बहुत अजीब सा लगता है। तो ये सब तो हमारे बॉडी के भीतर ही है जो हम फील करते हैं, और बाहर तरह से हम जितने भी देखते हैं खट्टी चीज़ों को, उसको हम लोग खाकर, बहुत लोगों को खट्टा पसंद भी होता है। तो इससे क्या, ये इससे यही है कि ये जो जितने भी चीज़ें हैं जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सब एसिड्स हैं। तो एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में और लवण मीन्स सॉल्ट के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार जो भी है उसको जितना भी टच कराया हो, या थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया है, पर जितना भी है उसको आज हम लोग यहाँ पर चलिए स्टडी करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये ध्यान दीजिएगा कि जब हमारी बहुत सारा जो पेट में जो एसिड निकलता है हमारे स्टमक में, और जब हमें खट्टी डकारें आती हैं, तो हम लोग क्या, डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं? कोई एंटासिड देते हैं। तो एंटासिड क्या है? कभी सोचा होगा कि एंटासिड क्या होता है? एंटासिड अल्कली है और या बेसिस है, जो क्या करते हैं कि एसिड में जाकर मिलकर उसको उदासीन मीन्स न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और उससे क्या होता है, वाटर की उत्पत्ति होती है, मीन्स वाटर निकलता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिएक्शंस है मिलेंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा, पर बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एसिड? तो हमारे जो साइंटिस्ट थे आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार एसिड इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन द एक्वस सोल्यूशन। जब एक्वस सोल्यूशन में जब हम किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं, तो वहां पर H+ आयन की उत्पत्ति होती है। आर्हेनियस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें यह बताया कि एसिड इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन द एक्वस सोल्यूशन if increases the concentration of H+ आयन in the solution। यदि हम एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन को इंक्रीज करते जाएंगे, तो ज़्यादा वो क्या होगा कि वो एसिड बनते जाएगा। तो एसिड की उत्पत्ति जहाँ लैटिन शब्द से हुई है, तो वहाँ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में अच्छे से बताया हमें कि एक सब्सटेंस जो डिजॉल्व करके अपना एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देता है। हम खाने को तो खा लेते हैं, पर केमिस्ट्री के लिए अब यही समझना है कि H+ आयन भी देता है, तभी हमें समझ में आता है कि हाँ भाई ये एसिड है। तो वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व होके एक्वस सोल्यूशन बना के अपना H+ आयन देता है, उसी को ही हम लोग एसिड कहते हैं। ये आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट के थ्योरी के अनुसार है। ठीक है, तो एसिड के बारे में ये समझ में आया। यहाँ पर क्या थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस नामक जो साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस थ्योरी, एसिड इज substance that gives H+ ion in solution, H+ ion on dissolving in the aqueous solutions। ठीक है, तो जब जैसे जैसे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, वो जो मीडियम होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। ठीक है,
तो एसिड की परिभाषा आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार हमें ये मिलता है। तो वे हाइड्रोजन युक्त यौगिक जिनके जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर केटायन के रूप में हमें क्या मिले, H+ आयन प्राप्त होता है, उन्हें अम्ल या एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखिए कि H2 यहाँ पर H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले मिलेगा 2H+ आयन, उसके बाद इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो SO4 मीन सल्फेट ऑक्साइड मिलेगा, जो कि माइनस में होता है। और फिर इसका विघटन करते हैं तो हमें H+ आयन मिलेगा, प्लस सॉरी यहाँ पर हमें 2H+ आयन मिलता है। देखिए 2H+ आयन मिला, यानी कि जब डिजॉल्विंग इन वाटर या डिजॉल्विंग उनका विद्युत विच्छेदन करने पर केटायन के रूप में हमें क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। ठीक है, जैसे HNO3 का करेंगे ये नाइट्रिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा H+ आयन प्लस NO3। ठीक है, ये माइनस में मिलेगा। तो ये जो H+ जो आयन मिलता है, इसकी जैसी कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ते जाता है, एसिडिक मीडियम बढ़ते जाता है। पर ये भी है कि सभी जो H+ आयन वाले जितने यौगिक हैं, मीन जो कंपाउंड है, वो अम्ल नहीं है। क्योंकि देखिए जब जैसे कि देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम सल्फेट कहिए, सोडियम सल्फेट है, तो इसमें हाइड्रोजन युक्त रहने के, हाइड्रोजन परमाणु के रहने पर भी अम्ल नहीं है, क्योंकि इनका जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर हमें क्या मिलेगा, पहले मिलेगा हमें सोडियम प्लस, मतलब यही है कि इनका विद्युत विच्छेदन करने पर हमें H+ आयन नहीं मिलेगा। H+ आयन का आयन नहीं देता है, और सोडियम बाइसल्फेट कहिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहिए, ये अम्ल नहीं है। उसी तरह से क्या है कि ये CH4 है, ये मीथेन है, इसका भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर H तो है, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, लेकिन इनका जलीय विघटन करने पर, जलीय विद्युत विच्छेदन करने पर ये H+ आयन हमें नहीं देते हैं। तो ये भी है कि सब जितने भी कंपाउंड है वो H+ आयन जब देंगे तभी ही हमारा वो एसिड कहा जाएगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, अब बेसिस किसको कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार बेसिस का डिफिनेशन यही होता है कि जिन यौगिक के जलीय घोल आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, मीन्स OH- आयन उत्पन्न करते हैं, और OH आयन के अलावा अन्य कोई ऋणायन उत्पन्न नहीं होता, मीन्स कि और कोई एनायन उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें भस्म कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर बेसिस को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि बेसिस का हम लोग यहाँ पर जलीय घोल लेंगे या फिर इनका जलीय घोल लेते हैं, तो जैसे कि Na2O है और प्लस H2 है, H2O है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें मिलता है, 2NaOH ये मिलता है। अब यहाँ पर जैसे NaOH का हम लोग फिर से विघटन करेंगे, मीन्स जलीय घोल लेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो निगेटिव जो आता है OH- आयन, वही भस्म है, यानी कि जो जिसका जलीय घोल करने पर ये वाटर के साथ हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे सोडियम ऑक्साइड का, तो क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले मिलेगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर से फिर से ये डिसॉल्व होता है तो क्या मिलता है हमें, OH- आयन मिलता है। यानी कि आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार कि द बेसिस इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज OH- आयन बाय डिसॉल्विंग इन द एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें OH- आयन मिलता है, तो उसको हम लोग बेसिस के नाम से जाना जाता है, मीन्स भस्म। ठीक है, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि जैसे CO है, चूना तो सभी जानते हैं, तो इसका हम लोग जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। और हमें क्या मिलेगा, फिर से इसका हम लोग ये करेंगे
तो हमें मिलेगा Ca प्लस और 2OH माइनस यहाँ पर। तो ये जो OH माइनस मिलता है इस कंपाउंड से वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद, तो इसको हम लोग बेस करते हैं, मीन्स भस्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो जितने भी हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक हैं वो एसिड नहीं होंगे बशर्ते वो यदि H प्लस आयन देते हैं तो, और जितने भी कंपाउंड हैं वो यदि वो H माइनस आयन नहीं देते हैं तो भस्म नहीं होंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए दिमाग में। स्रोतों के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को दो भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं? देखिए, ये हम लोग सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड, बस जानते हैं, यूज भी करते हैं, पर हमें ये ध्यान में नहीं आता कि ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं। एसिड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जिस एसिड की उत्पत्ति क्या है, प्लांट से या फिर एनिमल्स के द्वारा प्राप्त की जाती है, उनको ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन परमाणु युक्त वे सभी अम्ल जिनका स्रोत प्राणी या वनस्पति जगत से है। कार्बन युक्त वे सभी परमाणु, कार्बन युक्त परमाणु वे सभी अम्ल जिनका स्रोत प्राणी या वनस्पति जगत से है, उसे कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे कि इमली हुआ, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है। दही तो खाते हैं और दही ज्यादा खट्टा हो जाने पे कितना खट्टा लगता है तो सभी जानते हैं। उस तरह से नींबू है, नारंगी है, साइट्रिक, जैसे कि इन नींबू और नारंगी में जब नींबू निचोड़ते हैं तो कितना खट्टा सा स्वाद आता है, तो उसमें क्या है, साइट्रिक एसिड है। और जो ये भी कितने आश्चर्य की बात है कि चींटियों के काटने से भी हमें थोड़ी देर के लिए कितनी तेज जलन होती है, तो उसमें भी एसिड ही होता है। उस तरह से बिच्छू है, वो सब क्या करते हैं, उनके अंदर वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए उनके पास भी एसिड होता है, तो वो एसिड हमारे बॉडी में वो तुरंत से डाल देते हैं यदि वो काटते हैं तो हमें कितना तेज लगता है। तो बिच्छू और चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, सेब में मॉलिक एसिड होता है, गन्ने, उनका सबका फर्मेंटेशन करेंगे तो पता चलेगा। मीन्स फर्मेंटेशन मीन्स वो हुआ कि यदि आप किसी भी चीज को जो एसिड युक्त है, मीन्स जो कार्बन युक्त जो जितने भी यौगिक हैं और उनको थोड़े दिन के लिए रख देते हैं, मीन्स कुछ समय के लिए रख देंगे, तो क्या होगा, उनका फर्मेंटेशन हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो खट्टा होते चला जाएगा। आप थोड़ा सा नोटिस करिए कि आप दही को ही सपोज करके ले लेते हैं कि दही को थोड़े समय के लिए रख देते हैं, तो रखने के बाद बाहर में वो क्या होता जाता है, बहुत थोड़े समय के बाद हमें फील होता है कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया और अजीब से बदबू भी आने लगती है, तो उसी को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन से हमें क्या मिलता है, एक बहुत ही ज़्यादा खट्टा पदार्थ मिलता है जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं। तो ये सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और ये सभी अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। यानी सभी ऑर्गेनिक एसिड जो प्रकृति में पाए जाते हैं वे या तो मृदु अम्ल होते हैं और इन्हें खाना पीना हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता। ठीक है, जितना भी जो प्रकृति में पाए जाते हैं, हमारे वनस्पति जगत में पाए जाते हैं, इनको हम लोग लेते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बशर्ते यदि बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन करके ना लिया जाए। और उनका यदि फर्मेंटेशन ज़्यादा किया जाएगा तो सिरका प्राप्त होगा, जो कि हमारे शरीर में ऑलरेडी तो पहले से ही एसिड है, और यदि ऊपर से और भी ज़्यादा एसिड लेंगे तो ये क्या होता है कि शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो खैर वो तो बायो साइंस हो गया, चलिए हमारे केमिस्ट्री में ही आते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड हुआ कि एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक शब्द से ही समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे साइट्रिक एसिड इन लेमन, ऑक्सैलिक एसिड इन टोमेटो, ये सारे जितने भी हैं एसिड डिराइव्स फ्रॉम मिनरल्स, उनको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें जो एसिड मिलता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं,
ये कार्बन युक्त परमाणु होते हैं, ठीक है। और इनको हमारे बहुत ही सॉफ्ट एसिड होता है, मीन्स वीक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और इनको हम लोग आराम से ले सकते हैं। तो ये सभी हम लोग लेते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड इसी को कहते हैं। एसिड डिराइव्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जैसे साइट्रिक एसिड हुआ, ऑक्जेलिक एसिड हुआ, टार्टरिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग लेते हैं। उसी तरह से क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या हुआ, इनऑर्गेनिक एसिड होता है कि एसिड डिराइव फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से जो एसिड हमें मिलता है, जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हमारे पृथ्वी में, पृथ्वी का जब हम लोग निकालते हैं पृथ्वी से तो बहुत कुछ मिलता है हमें। तो जो एसिड हमें वहाँ से मिलता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। जैसे कि H2SO4 हुआ, मीन सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ये सारे जो एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनको हम लोग लेने पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इन सारे एसिड का उपयोग हमारे क्या होता है, लेबोरेटरी में किया जाता है बहुत तरह की चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। तो वे अम्ल जो अकार्बनिक या अजैव या निर्जीव या खनिज पदार्थ से उत्पन्न किए जाते हैं, उसे अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसे खनिज अम्ल मीन्स मिनरल एसिड भी कहा जाता है। क्योंकि ये धरती से हमें मिलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहा जाता है। सभी खनिज अम्ल मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो ये हमें तो चूंकि कंपाउंड में मिलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड से जुड़े होते हैं, तो इन सारे एसिड्स को लाकर प्रयोगशाला में, उनका लेबोरेटरी में उनको अलग अलग से निकाला जाता है और अपने से ही बनाया जाता है। मीन्स इसको प्रयोगशाला में आकर जो बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ मिले होते हैं तो उनको अलग अलग से निकाल के फिर हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड प्राप्त करते हैं। जैसे कि सल्फर लवण से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक लवण से नाइट्रिक अम्ल बनता है, क्लोराइड लवण से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इन तीनों अम्लों का जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यह हमारे कपड़ों और शरीर को जला सकता है। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाने से क्या होता है कि हमारे शरीर पर छाले पड़ जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा गिरने से क्या हो जाएगा कि बहुत सी ज़्यादा डैमेज, शरीर का बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। तो इन सभी जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनका यूज बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग तो अभी आप लैब में इन सब चीज़ों को देखेंगे, तो जब ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है कि जब टेस्ट करने जाएंगे तो पता चलेगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसमें से एक धुआं जैसा निकलेगा। मीन्स बहुत ज़्यादा साइलेंट सा एक धुआं जैसा निकलता है। वो दूर से ही समझ में आता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसका यूज़ भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है। जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो प्रैक्टिकल में हमें बहुत कुछ मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तब केमिस्ट्री में बहुत मज़ा भी आता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब इनऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं कि एसिड्स derived from minerals present in the earth's crust are called inorganic acid. ठीक है। जैसे कि H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ये सारे जो जितने अम्ल हैं ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अम्लों को ये तो चूंकि स्रोतों के आधार पर है, मीन्स क्या है कि ये हमें डायरेक्ट मिलता है हमारे स्रोत के अनुसार। इनको हम लोग या तो यहाँ से अर्थ से प्राप्त करते हैं और नहीं तो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो अब जो हम आयनीकरण के द्वारा अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, तो उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हुए जिस अम्ल के जलीय घोल में आयनाइजेशन करने के फलस्वरूप अधिक मात्रा में H+ आयन मिलता है, तो उसे प्रबल या तीव्र या स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड,
यहाँ पर हम लिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिस अम्ल के जलीय घोल में आयनीकरण करने के बाद हमें क्या मिलता है, अधिक मात्रा में H+ आयन मिलता है। H+ आयन की अधिक मात्रा प्राप्त की जाती है तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, HCl हुआ, उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ये तीनों जो अम्ल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ठीक है। उसी तरह से क्या है, वीक एसिड है कि जिस अम्ल के जलीय घोल का आयनीकरण के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, कम मात्रा में H+ आयन मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड कहा जाता है। जैसे कि हुआ एसिटिक एसिड हुआ, कार्बनिक अम्ल हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, फास्फोरिक अम्ल हुआ। ये जो तीनों जो एसिड है जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो इसके बाद जो जितने एसिड होते हैं वो थोड़े कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, तो उनको हम लोग वीक एसिड के नाम से जाना जाता है। यानी एसिटिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब वीक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो वीक एसिड का जो हम लोग जलीय घोल होता है या तनु घोल जो है होता है वो पीना थोड़ा सुरक्षित होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अचार तथा टमाटो सॉस बनाने के यूज में करते हैं। और टार्टरिक अम्ल का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर हुआ, और कार्बनिक अम्ल का प्रयोग सोडा जल और कोल्ड ड्रिंक्स में करते हैं। आपका कार्बनिक जो अम्ल है वो सभी जानते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी थोड़ा सा एसिड पाया जाता है। तो इन सब का हम लोग जब डायरेक्ट ड्रिंक करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, तो हमें नुकसान कम होता है, पर इसका भी सावधानी से यूज करना चाहिए। आई होप। उसी तरह से अब कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर एसिड को दो भागों में बांटा गया। ये तो हुआ चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, वीक एसिड किसको कहते हैं। अब जो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनके आधार पर एसिड को दो भागों में बांटा गया। यानी वे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा जल के अनुपात में बहुत अधिक हो, यानी कि यदि जल में हम लोग किसी भी एसिड को मिलाते हैं तो वहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, जल की मात्रा कम हो, तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, मीन्स सांद्र घोल कहते हैं। ठीक है। और डाइल्यूट सोल्यूशन उसको कहते हैं ये जिसमें अम्ल की मात्रा और जल की मात्रा जल के अनुपात में बहुत कम होती है। नाम से ही समझ में आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स ज़्यादा मात्रा अम्ल की, और डाइल्यूट मीन्स कम मात्रा एसिड की, और वहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, इतना हम माइंड में क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको कहा जाता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड मीन्स हुआ कि किसी अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापित उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल का भास्मिकता कहते हैं। जैसे कि एक भास्मिक आयन हुआ एक भास्मिक अम्ल हुआ हमारा हाइड्रोक्लोरिक, द्विभास्मिक अम्ल हुआ हमारा H2SO4, त्रिभास्मिक अम्ल हुआ हमारा H3PO4। तो ये बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब हुआ कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में जितने हाइड्रोजन एटम हमें प्राप्त होंगे उस एसिड का हमें उसका बेसिसिटी ऑफ एसिड कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या हुआ, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मीन्स कि इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ions which can be हाइड्रोजन एटम या आयंस कहिए which can be produced by one molecule of acid। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड मोनोबेसिक है
acetic acid monobasic in nature, or as it can be lose one proton or hydrogen atom to form acetate ion. जैसे कि HCl हुआ, इसमें सिर्फ हमें H+ आयन यही मिलेगा, सिंगल मिलेगा, तो इसको हम लोग मोनोबेसिक कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड। इंडिकेटर का मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि जो कुछ इंडिकेट मीन्स इशारा करना, हमें बताना, तो नाम से ही पता चलता है कि इंडिकेटर मीन्स क्या हुआ। पर यहाँ पर हमारा क्या है, उसका डिफिनेशन ये है कि केमिकल इंडिकेटर मीन्स एनी सब्सटेंस दैट गिव्स विजिबल साइन, विजिबल साइन जो हमें देता है कोई भी सब्सटेंस, यूजुअली बाय कलर चेंज करके हमें देता है साइन, या फिर ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए केमिकल स्पेसीज। जो केमिकल स्पेसीज जो है वो क्या हमें बताता है कि आप अपने आप को चेंज कलर करके बताए, या फिर प्रेजेंस है कि एब्सेंस है। तो इस तरह के सॉल्यूशन या इस तरह के एसिड सच एज एसिड और अल्कली इन सॉल्यूशन, तो इस तरह के साइन को या इस तरह के इंडिकेटर को ही हम लोग केमिकल इंडिकेटर या इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। मीन्स निर्देशक वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल, क्षार या उदासीन द्रव्यों के माध्यम से अलग अलग रंग धारण कर लेते हैं, और या अपने रंग परिवर्तन करके हमें बताते हैं क्या कि रासायनिक प्रक्रिया में पूर्ण रूप से होने की सूचना देते हैं, तो उन्हें हम लोग निर्देशक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, लिटमस पेपर को सभी जानते हैं, उसका स्वाभाविक रंग क्या होता है, वो बैंगनी होता है, मीन्स वायलेट कलर का होता है। लेकिन जब वो अम्ल में जाता है, मीन्स एसिड में जाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, वो लाल हो जाता है। उसी तरह से वो अल्कली सोल्यूशन में जाएगा तो नीला हो जाएगा, और जब न्यूट्रलाइज होकर फिर से किस कलर में आ जाएगा, अपने वही रंग में आ जाएगा, बैंगनी कलर में। उस तरह से फिनोफ्थिलीन को सभी हम लोग जानते हैं, फिनोफ्थिलीन का यूज भी करते हैं, तो वो क्या है, वो रंगहीन होता है, मीन्स उसमें कोई कलर नहीं होता, और जब अम्ल में डालेंगे तो रंगहीन होता है, मीन्स उसमें कोई कलर नहीं हुआ। उसी तरह से क्षारीय मीन्स अल्कली सोल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, और फिर जब वो अपना न्यूट्रलाइजेशन करके किस कलर में आ जाएगा, जैसा वो बेसिक में था वैसे ही कलर में आ जाता है, मीन्स रंगहीन। ठीक है, उस तरह से मिथाइल ऑरेंज भी, उसका कलर भी नारंगी होता है, मीन्स ऑरेंज कलर का होता है। अम्ल में जाकर अम्ल के सोल्यूशन में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्लीय सोल्यूशन है, जब हम उस इंडिकेटर को डालेंगे तो पता चलेगा कि ये अम्ल का सोल्यूशन है, मीन्स ये जो सोल्यूशन जो रखा गया है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, मीन्स अल्कलाइन है। तो उसे हमें वो जो मिथाइल ऑरेंज कहिए या फिर लिटमस पेपर कहिए, उनको डालने पर वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि हाँ ये एसिड सोल्यूशन है या फिर अल्कली सोल्यूशन है, और न्यूट्रलाइज करके बताते हैं कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, मीन्स न्यूट्रलाइज हो गया है, ये उदासीन हो गया है। तो इंडिकेटर का बहुत यूज होता है। तो केमिकल इंडिकेटर एनी सब्सटेंस दैट गिव्स ए विजिबल साइन हमें जो देता है यूजुअली बाय कलर चेंज करके ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस of a threshold concentration of a chemical species such as acid or alkali solution। तो जो निर्देशक या जो इंडिकेटर वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल या क्षार या उदासीन द्रव के माध्यम से अलग अलग अपना रूप बदल लेते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं, रंग धारण करते हैं, तो वो अपना रंग परिवर्तन के आधार पर हमें बताते हैं कि ये यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है वो क्या है, या एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है। तो इंडिकेटर का यूज कहाँ होता है, इंडिकेटर का यूज जैसे एसिड और अल्कली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो एंड पॉइंट हमें जो मिलता है, और जो टाइट्रेशन, जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मिलेगा उदासीन बिंदु या टाइट्रेशन पॉइंट, जहाँ पर एंड पॉइंट पे, तो वहाँ पर इंडिकेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंडिकेटर का यूज लैब में एसिड और अल्कली मीडियम को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो एसिड बेस सॉल्ट में आज हमारा जो एसिड कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि एसिड क्या है और बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, इंडिकेटर क्या है, ये सब में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो
अपना ध्यान रखिए, ठीक से पढ़ाई करिए और याद रखिए कि जो भी अभी पेंडेमिक जो इस तरह का चल रहा है वो ज़्यादा समय तक चल रहने वाला है नहीं। देखिए कुछ भी अस्थाई नहीं है इस संसार में, तो अपने पढ़ाई पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी होंगे। और जो ये सब जो स्टडी है, जो बेसिक है, ये सब जो नॉलेज है, इन सब को रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे आगे की क्लासेस जो होते हैं उनमें बहुत काम आते हैं। कुछ भी चीज़ें अस्थाई नहीं रहती है, तो अपना पढ़ाई चालू रखिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक से पढ़ाई करिए और हमें देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।